जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि जीएस प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं, जो आगामी परीक्षाएं जो आपकी लेखपाल है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे की भर्तियां हैं, एसएससी की भर्तियां हैं, इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो जो भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कुछ तो ज़रूर बातें होंगी जो बड़े एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, है ना। और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए तो स्पेशल है ही है। तो ये सेट नंबर 10 है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका आप जब तक आप आंसर लिख के बताइए, है ना। और फिलहाल ये पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखने शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न था आपके लिए पिछले सेट में, बांस को वर्गीकृत किया गया है तो किस में किया गया है? पेड़, घास, श्रब, हर्ब। तो सॉरी, पेड़ है ना। तो बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस जो हो जाएगा आपका घास है। एक करेक्ट आंसर क्या है? घास। बांस एक घास है जो अपने घास फैमिली की सबसे बड़े सदस्यों में से एक है, या सबसे बड़े सदस्य आप कहें तो। जैसे सवाना, ये सब घास की मैदानें जो हैं, बड़ी बड़ी घास की मैदानें होती हैं, है ना, 8-8, 10-10 फीट की। तो ऐसे ही घास जो है, एक बांस भी एक घास है जो किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसे। ये ध्यान देंगे आप लोग, ये थोड़ा सा अब ये डीप बनता है, यही प्रश्न डीप बनता है। ये पोएसे वर्ग से संबंध रखता है ना। क्या बता रहे थे हम? हाँ, ये सॉरी, यहाँ पे ई रहना चाहिए। तो पोएसे जो घास का एक हम कहें तो फैमिली है, गढ़ है, कुल होता है ना इसमें, तो पोएसे से संबंधित है। और ये जो होते हैं सदाबहार होते हैं आमतौर पे, हमेशा आप देखेंगे बांस पे पत्ते रहते हैं। बहुत ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्कुल बांस समाप्त सा दिखे, है ना। बाकी अपने यहाँ जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में बात कर लें तो आपके जितने भी पेड़ हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। पर्णपाती वन हो, पर्णपाती वृक्ष होते हैं, सारे के सारे। पीपल हो गया, बरगद हो गया, आम के पत्ते सब निकल जाते हैं, जो भी हैं। लेकिन ये देखेंगे आप, बांस हमेशा कंटिन्यू हरा भरा ही रहता है, तो सदाबहार में पाया जाएगा। और ये क्या है? एक घास है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया, ठीक है। ये आपका पिछले सेशन में पूछा गया था। आगे चलते हम लोग। ये प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो कौन सा आंसर होगा? सोचिए फटाफट। और आपको एंड में बताना भी है कि आपके कितने आंसर सही हुए थे। तो ऑप्शन 1 नर्मदा नदी, दूसरा सोन नदी, तीसरी बेतवा नदी, चौथी गोदावरी नदी। तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली जो नदी है, वो अगर मैं बताऊं करेक्ट आंसर, तो वो हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा नर्मदा नदी। ये देखिए, हुआ ये कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, इन दोनों के बीच, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच से निकलती है ना। और अगर आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, ऐसे कुछ पहाड़े होते हैं ना, आपके जो सतपुड़ा पर्वत है, अमरकंटक है ना, ये सब पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच से वो निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, वहाँ से एक अमरकंटक, इस वाले हिस्से पे अमरकंटक जगह पाया जाता है, तो वहाँ से नदी निकलनी शुरू होती है, ठीक है। और वो लास्ट में जो अगर हम बात करें तो यहाँ जो गुजरात वाला एरिया है, भड़ौच, तो यहाँ पे आके गिरता है लास्ट में, भड़ौच गुजरात में, ठीक है। अरब सागर में आके गिर जाती है, और जिसे हम खंबात की खाड़ी भी कहते हैं, है ना। इसकी अगर हम लंबाई की टोटल बात कर लें तो 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। किलोग्राम नहीं, किलोमीटर, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई होती है, बात नर्मदा नदी की अगर हम कर रहे हैं तो, है ना। और इसी के जो पड़ोस में साइड में हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत होता है ना।
इस वाले हिस्से पे विंध्याचल पर्वत होता है। और अगर हम इसी के साउथ में बात कर लें तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसी में हैं। तो ये ध्यान देंगे, सतपुड़ा, विंध्याचल, एमपी में मतलब इसका विस्तार है, ये ध्यान देंगे। और ये है अमरकंटक, ठीक है, सॉरी मतलब ठीक है। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नदियाँ और भी सारी निकलती हैं, तो उनको हम लोग बाद में बात करेंगे जब देखेंगे ऐसा कुछ है तो, है ना। और अगर मैं इसमें स्पेशल क्या है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन तगड़ा टाइप का पूछे तो मैं बता दूं, नर्मदा नदी की स्पेशल क्वालिटी ये है कि इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं है, ये थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ये स्पेशल क्वालिटी है। और आप जानते हैं इसी में आपका धुआंधार एक जलप्रपात है, वो इसी नदी पे है, ठीक है, ठीक है, जो आपके जबलपुर के, एमपी में जबलपुर के पास में ही पड़ता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो 2-3 चीज़ें नर्मदा नदी से बनती हैं। अच्छा, फिलहाल आंसर भी आपका यही नर्मदा ही हो गया था, है ना। और यदि आप बीच में यदि सोन नदी की बात करें, ध्यान से देखिए, अमरकंटक पठार की बात हो रही थी। यदि आप सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का भी माहौल कुछ वही है। सोन नदी भी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और ये पठार वाला मतलब हम कहते तो छिछला सा भाग होता है, पहाड़ मतलब ऊंचा भाग होता है, ठीक है। ऐसा आप बस मोटा मोटी ध्यान रखिए। तो सोन नदी जो है उस अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है ना। और बड़ी बात यह है कि ये जाके गंगा में जो होती है, गंगा से दक्षिण की तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है ना। और जो लास्ट में जाने के बाद पठार के जो उत्तरी छोर होते हैं उधर जाके जलप्रपात बनाती है। और पटना का जो एक आरा ज़िला है ना, आरा सुने होंगे आप, आरा ज़िला के समीप जाके गंगा में मिल जाती है। बाकी इसका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी, अब जैसे इसमें एक देखिए बेतवा नदी है, तो बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो सहायक नदी हैं। तो एक ये भी सहायक नदी थी और एक ये भी सहायक नदी है ना। तो ये क्या है, जैसे विंध्याचल वाला पर्वत है, ये वाला पर्वत मैं बताया था अभी, विंध्याचल वाला पर्वत, ये एमपी में ही पड़ता है। यहाँ से यूपी मैप तो बना नहीं है एक्चुअल में, अगर मैप बनाते तो थोड़ा सा बात है कि मैप इस समय मुझसे बन नहीं पा रहे हैं। बनाता तो था बढ़िया पहले, इस समय पता नहीं क्यों बन नहीं रहे हैं। काफ़ी दिन से शायद मैं बना नहीं रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो कुछ बढ़िया नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी अगर हम बात कर लें तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आगे गए नहीं, छोड़ देते हैं। हाँ, तो देखिए यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ जो विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, विंध्य श्रेणी के पर्वत से, उसमें ढेर सारी नदियाँ, जैसे चंबल है ना, चंबल के डाकू सुने होंगे। काली नदी हो गई, सॉरी काली नदी नहीं, उसे हम काली सिंध कहते हैं, काली नदी तो ये शारदा नदी होती है। उसके बाद बेतवा हो गई, केन हो गई, रिहंद वाला हो गया, सेंगर नदी हो जाती है। और उसी में एक वरुणा नदी करके है। ये सारी की सारी नदियाँ, ये जो यमुना आती है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के उसमें जाके फटाफट सब मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अगर अब गोदावरी नदी की बात कर लूँ, और थोड़ा सा हम कहें तो थोड़ा सा टाइम खर्च हो सकता है, डिटेल्स में बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ना। अब हम लोग गोदावरी नदी की बात कर लें, पेंटिंग तो ठीक ठाक हो गई है। तो गोदावरी नदी की बात यह है कि ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। देखिए मैं इसको बड़ा बेसिक सा एक वीडियो बढ़िया सा देने वाला हूँ। तो 2-3 तरीके से, जैसे एक तो अलग अलग तरीके से पढ़ा, जैसे सिंधु नदी तंत्र अलग पढ़ा जा सकता है, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र अलग, है ना, फिर साउथ इंडिया की जो होती हैं वो अलग पढ़ा जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो 2-3 वीडियो में थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल्स में अच्छे से उसको कंप्लीट किया जाए, डिटेल्स आपको मिल सके। तो आप कमेंट भी करेंगे, है ना, आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें काम करना चाहिए इस पर। तो प्लीज़ आप कमेंट क्या करें दिल खोल के, कोई भी कमी हो या आपको क्या डिमांड है आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ था गोदावरी नदी की।
तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय पठार की, वो सबसे लंबी नदी ये है, ये आप याद रखेंगे। सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्राप्त है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। अब ऐसे अगर पूरे भारत की बात कर लें तो गंगा हो जाती है, जिसकी लंबाई है 25-25, पता है ना गंगा की लंबाई कितनी है। ऐसे इस तरीके से याद कर लीजिए ऐसे, और मुझे लगता है याद करने से याद, थोड़ी बहुत ऐसे बात करते रहते तो याद हो जाती है चीज़ें। तो 25-25 याद हो जाएगी आपकी, गंगा से जो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। चौड़ी वाली तो अब तो जानते हैं ब्रह्मपुत्रा है ना, जिसमें मांझली द्वीप है। फिलहाल हम लोग वो बिल्कुल डिटेल्स में बात कभी करेंगे, है ना। आप यदि कमेंट ठीक ठाक करते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी ही बात कर लूँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ये नदियाँ कंप्लीट हो जाएं। और मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से सोचे, या तो पहले इस पर मैं मार्कर से या जैसे भी करके इसको पहले बना दूँ डेकोरेट करके, फिर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या जो भी है आप कमेंट करिए प्लीज़। तो मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा इसकी लंबाई जब सबसे लंबी नदी है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, तो 1465 होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 13-12 ही थी और ये 1465 है, तो है ना अभी भी सबसे लंबी। तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी होती है, और ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र। आप जानते हैं गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, वहाँ नासिक वाले जगह से। और नासिक एक ज़िला है, वहाँ पे भी मेला लगता है कुंभ का, है ना। तो यहाँ भी कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ से निकलती है। और इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा भी कह लेते हैं कई बार। बूढ़ी गंगा ऊपर होती है, तो फिलहाल इससे वृद्ध गंगा भी या दक्षिण की गंगा कह लेते हैं। और इसकी जो अपवाह तंत्र है उसमें 50% भाग जो है उसका, जो टोटल 50%, यहाँ जो नीचे अगर हम बात कर लें मैप से, तो 50% भाग जो है महाराष्ट्र में ही रहेगी। और बाकी धीरे धीरे वो फिर कर्नाटक, उड़ीसा हो गई, आंध्र प्रदेश से होते हुए आगे निकल जाते हैं। और इनकी जो थोड़ी बहुत हम कहें तो सहायक नदियों की बात कर लें तो जैसे कुछ पेन गंगा हो जाती है, पूर्णा हो जाती है, पेन गंगा, राम गंगा तो नहीं, पेन गंगा हो जाती है, वेन गंगा होती है, इंद्रावती हो जाती है। ऐसे ही नदियाँ हैं ना, प्रवरा होगी, पूर्णा हो गई, ये सब इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। गोदावरी के बारे में बात कर रहा था, है ना, नासिक नदी के किनारे ही है, सॉरी नासिक के किनारे ही ये नदी है। तो कुछ कुल मिला के एक प्रश्न पे कुछ ज़्यादा ही बात कर लिए हम लोग, लेकिन हाँ कोई नुकसान तो करेगा नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। फिलहाल करेक्ट आंसर उसका हो गया था पहला नर्मदा नदी, ठीक है। और थॉमस कप संबंधित है, तो इसको देखते हैं भाई। ये थॉमस कप संबंधित है तो किससे संबंधित है भाई, तो थॉमस कप जो होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, कौन सा कप किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो जो विश्व की संस्था होती है BWF, है ना, तो ये सब बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन होता है, उसके माध्यम से चीज़ों आयोजित की जाती हैं गेम्स वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल थॉमस कप क्या है संबंधित, बैडमिंटन से, याद रखिएगा। बाकी सब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे आगा खां कप, ऐसे कुछ कप्स पूछे जाते हैं किससे संबंधित है, रणजी किससे, ये सब चीज़ें, ये भी पूरा डिटेल्स में कभी बात तो करेंगे ही करेंगे बाकी चीज़ें, क्योंकि इसमें अभी मटेरियल बहुत सारी है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है, तो किसके द्वारा विश्व विकास दर जारी की जाती है, कौन है ऐसा व्यक्ति मतलब कौन ऐसा है जो विश्व विकास रिपोर्ट को जारी करता है, तो आपको पता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और WER भी कह दिया जाता है ना, वर्ल्ड या विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी करता है। और इस समय जो है इसका जो हम शुरुआत की बात कर लें तो 1978 में स्टार्ट की गई थी, वहाँ से विकास शुरू हुआ था, है ना, जो IBRD के हिसाब से शुरू हुई थी। तो ये चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। विश्व बैंक ही क्या करता है, आर्थिक विकास रिपोर्ट को जारी करता है। ये ऐसे जब हम लोग बात करते हैं ऐसे कभी करंट अफेयर्स में, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ध्यान आदमी दे तो बेहतर रहता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, पढ़ के क्या करेंगे यार, ज़रा देखें। हाँ, इसमें बताना है कि GDP का लगभग 3.5% था, सही उत्तर चुनिए। अच्छा किसका था ये पूछना है, तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा डीप में जाएगा, ध्यान से समझिएगा।
1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी, ठीक है, 18% थी, ये ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता कितनी थी, 65%, 46 यानी 65.40 से 46 थी, है ना, परसेंटेज में। 2018-19 में बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 3.5% था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बात है सही उत्तर चुनना है। तो ये 3 है ऑप्शंस, तो इसमें देखना है कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन पहले इधर देख लेते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, तीनों, ठीक है। कैसे, देखिए 1951 के दौरान भारत की साक्षरता जो है, भारत की जो साक्षरता है वो एक्चुअल में देखा जाए तो 18.33% थी, है ना। और जो बाद में 51 के बाद धीरे धीरे करते 2011 की जनगणना इस समय हमारे पास है वर्तमान में, है ना। तो इस समय जो लिटरेसी रेट है हमारे पास तो 74.04% है वर्तमान में। अभी कुछ ही दिन बाद हम लोग 1-2 महीने के बाद अब देखेंगे कि जनगणना फिर से हो चुकी होगी, और बड़ी बात है हो सकता है हम लोग पहले नंबर पे पहुंच चुके होंगे, या फिलहाल बराबर में आ ही गए हैं लगभग, है ना। बहुत कम अंतर बचा है, मार्जिन बहुत कम है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, चाइना के पास इंडिया की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा लैंड है। बहुत अच्छी बात तो है नहीं पॉपुलेशन बढ़ने से, तो फिर भी चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, लोग समझ रहे हैं, है ना। अच्छा, हम लोग कहाँ थे, अच्छा इसी के तहत अगर हम बात करें 74.04 के तहत, इसमें जो मेल वाले थे, मेल की जो लिटरेसी रेट थी वो ज़्यादा थी, 82.14 कह लीजिए, और जो फीमेल की लिटरेसी रेट हो जाएगी उस समय, चूँकि टोटल 74% ही लोग थे, मोटा मोटी 74% बोल दिया जाता है, तो या एग्जैक्ट कहेंगे 74.04, ऐसे दशमलव बीच में लगा लेंगे। इधर क्या है 82.14 यानी कि 82.14% मेल में। और बची हुई जो महिलाएं हो जाएंगी तो महिलाओं का क्या हो जाएगा लिटरेसी रेट 65% मोटा मोटी, या 65% 46 के आसपास, या 45 कह लीजिए, 46 के आसपास होता है, ठीक है। यह है एग्जैक्ट डेटा, तो याद रखेंगे 65-46 और ऊपर क्या हो जाएगा 82.14 दशमलव लगा हुआ है। टोटल अगर इनका सबका औसत निकालें तो 74.04% लिटरेसी रेट 2011 की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। और आगे क्या कह रहा है 2011 की जनगणना में, हाँ यार ये तो ऑप्शन दिया था, तो सही हो गया ना हम लोग का, ये तो सही है 65.46। मैं यहाँ मोटा मोटी बात कर रहा था, यहाँ एग्जैक्ट दिया है, मैं पढ़ के गया हूँ लेकिन दिमाग थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया कि अच्छा ये नीचे दिया है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम लोग 2018 और 19 के बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 3-3.5% दिया गया है। तो 18-19 में बजट का जो है 3.5% का बजट दिया गया है, या हम कहीं एग्जैक्ट कह लें तो 3.69% दिया गया है ना। बजट, हाँ बजट की बात करें, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बता रहा हूँ मुझे लग रहा है 3.5 से, और चूँकि 3.5 क्या है 48 पॉइंट होगा 48, ठीक है, तो लगभग होगा 3.5%, तो इसलिए सारे के सारे सही हो गए थे। ये जो हम लोग फालतू की जब से बात किए हैं उसमें बहुत कुछ मतलब है, ध्यान से समझे होंगे तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से धन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा धन का उदाहरण है, ये हम लोग को समझना है। तो भाई धन का उदाहरण कौन हो सकता है, मुद्रा नोट और सिक्के धन के उदाहरण है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रश्न बहुत खतरनाक टाइप का गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है ना। तो अभी धन की परिभाषा समझेंगे फिलहाल। दूसरा क्या हो जाएगा, बचत खाता जमाएं, सावधि जमाएं, चालू खाता जमाएं। तो सभी के सभी जो है इस पे टिक कराएंगे जो बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालू खाता जमाएं। ये क्या है, धन का एक उदाहरण है। अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो जैसे धन क्या है, तो जो किसी वस्तु, धन वह हो जो किसी वस्तु के उसके विनिमय मतलब अदला बदली
के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक, या हम कहें तो उसको मान्यता दी जाए, ठीक है, उसे मुद्रा कहा जाता है। यानी कि धन एक ऐसी चीज़ है और आपके पास धन है, उसके बदले में आप चाहे जो मन करे वो ले सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ें आपकी मन करे परचेज कर सकते हैं, तो उसे धन कहा जाता है। वो वैलिड है, कागज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उससे क्या मतलब, लेकिन हाँ वैलिड है। अब आजकल सोचने वाली बात है कि मुद्रा के रूप में हम देखते हैं अंक छप जाते हैं। भाई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस डिजिटल, चाहे फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या बाकी चीज़ें हों, एटीएम के माध्यम से हो, तो उसमें क्या है, नंबर छप जा रहे हैं ना बस। और वही हमारा जो है इस समय मुद्रा है, धन है। वो सिर्फ उस व्यक्ति के अकाउंट में या उसके फ़ोन में नंबर आपका छप जाए, जितना आपने भेजा। नंबर मतलब वो पैसे की संख्या, रुपए की संख्या जो थी वो छपती है, उसी से लेन देन पूरा होता है, तो हम उसको भी धन के रूप में रखेंगे। तो सीधा सीधा सा मतलब धन का मतलब ये है जिससे वस्तु विनिमय की जा सके, वस्तुएं ली जा सकें उसके बदले में। तो इसके लिए क्या, इसका आंसर जो है चालू खाता जमाएं। थोड़ा सा ये अलग है और इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? सही सही बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो यह नाइट्रोजन से भरपूर होता है। पहले, अभी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने बात करी थी कि जो दोमट मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। ये तो गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है। दोमट मिट्टी तो खतरनाक तरीके से गन्ना उगाई जाती है, तो आदर्श नहीं कह के गलत कर दिया। दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं। तो इसका भी सही उत्तर ढूंढना है, तो सही उत्तर डायरेक्ट मैं बता दूं, और 1 मिनट पहले इसको पूरा देख लिया जाए। ऑप्शन इधर भी है, तो शायद केवल ए, केवल बी, हाँ तो इसका तीसरा हो जाएगा, क्या है, केवल सी। सी ही है। अरे यार वहाँ पे तो ए बी सी लिख दूँ, यही करेक्ट आंसर है। ऊपर के सारे गलत हैं। तो दोमट मिट्टी जो है सघन जनसंख्या का मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना। और बात है कि थोड़ी बहुत जो खेती लायक ज़मीन है वो नॉर्थ इंडिया की पूरी बात हम मैं कर लूँ तो दोमट मिट्टी ही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कि सी, जो सी वहाँ 3 के रूप में है। अब हम लोग बात करते हैं वन नियमों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हमें गलत ढूंढना है कि वन नियम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है। हाँ, क्या हो जाएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद बाघ परियोजना 1900, क्या बताया जाए, बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984। तो हमें ढूंढना है गलत, यानी कि ऐसा कौन सा है जो गलत बताया जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो 84 है बिल्कुल बिल्कुल गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा उसके बारे में पूछा जाता है डिटेल्स में भी, मेंस में भी, और उससे बनने वाले प्रश्न से भी। तो देखिए ये भी एकदम बेसिक सा है। तो 1986 में पहली बार पर्यावरण संरक्षण एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया था। बाकी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही आया था, बाघ परियोजना 1973 में, हाथी परियोजना 92 में, और 86 की बात कर लें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, दलहन की खेती के बारे में लिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए खेती बाड़ी से संबंधित है, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं। कम नमी की आवश्यकता होती है दलहन और खेती में। भाई ये बताइए, नॉर्थ इंडियन हो आप, यदि आमतौर पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो नॉर्थ इंडियन ही है ना, तो लगभग आप नॉर्थ इंडियन ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो दलहन होते हैं ठंड के समय बोए जाते हैं, है ना। आपके यही अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है आमतौर पे। अक्टूबर से सितंबर से भी शुरू हो जाते हैं, है ना, लाही वगैरह पहले ही। तो आप देखेंगे कि वो तो भाई पूरे ठंड में इनका पैदावार होता है। और ठंड में ऐसी कौन सी जगह जिसमें नमी ना हो, भरपूर नमी होती है, पानी चलता है और नमी भी खूब होती है। तो विचार करने के लिए कहा था। और चुनाव में
सही वाला है। तो भाई नमी की आवश्यकता, कम नमी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती क्योंकि इसमें इधर देख लें ऑप्शन ऐसा वाला है कि नहीं, बिल्कुल है। हम लोग बात क्या कर रहे थे, हाँ कम नमी की आवश्यकता होती है। तो पानी तो कम चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा होती है। अभी हो सकता है ये भी गलत हो जाए, फिलहाल मेरे हिसाब से नमी होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में अब सही हो रहा है गलत हो रहा है वो देख लेते हैं बाद में भी। शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है दलहन की खेती। और हाँ एक चीज़ ये भी है कि दलहन की बात की जा रही तो दलहन में सिर्फ, दलहन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लाही की बात कर लो। लाही मतलब वो जो सरसों होता है, राई होती है वो, आपके सोयाबीन वगैरह भी तो होते हैं। और बड़ी बात है कि आपका मूंगफली भी होता है। तो सिर्फ एक के नज़रिए से तो भाई मैं खुद गलत हो जाऊंगा। अब इस तरीके से मैं अगर मूंगफली को ले लूँ, जैसे गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन में अग्रणी नंबर पे है, और सरसों के मामले में, सरसों के तेल या के मामले में राजस्थान अग्रणी है। तो ये तो सब शुष्क वाले क्षेत्र हैं, तब तो कम नमी की आवश्यकता होगी, तो ये पहला सही हो जाएगा। शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। तो ये देखना है, फिलहाल ये तो हमें बिल्कुल बिल्कुल गलत लग रहा है कि आयात से ज़्यादा निर्यात होता है, कभी नहीं होता है। निर्यात से ज़्यादा आयात होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा लेकिन तीसरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कम नमी की आवश्यकता। अगर मैं, चूँकि राजस्थान सूखा है, लेकिन अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में नमी होती है, सर्द के समय बोया जाता है। सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूँ राई वाले के मामले में। फिर यदि अगर हम लोग बात करने लगें मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तब तो यहाँ पे हम लोग खुद फंस जाएंगे। तो इसलिए ये पहला वाला आंसर होगा कि हाँ कम नमी की आवश्यकता है, क्योंकि पानी कम चलाए जाते हैं, 1 से 2 पानी में हो भी जाता है। उसके बाद शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। सिर्फ टोटल दलहन की बात की जा रही है, अब ये नहीं कि सिर्फ एक ही फसल की बात करें। दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते हैं हम लोग। तो इसका पहला दूसरा दोनों सही है, ध्यान से देखिए, क्योंकि मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है अगर नहीं समझे तो। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो दुनिया जानती है, सबसे इजी सा क्वेश्चन है ना। और ऐसे इजी से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आना जरूरी भी है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, न्यूनतम। यहाँ लद्दाख की बात नहीं करेंगे, सूखा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये लद्दाख की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे लद्दाख नहीं होगा, यहाँ पे जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक कच्छकरण की बात कर लें, जो 24 डिग्री अक्षांश पे है, और पाकिस्तान और भारत के बीच की लड़ाई होती है, वहाँ पे नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कच्छकरण, तो वहाँ बारिश होती है भाई, बहुत बढ़िया होती है बारिश, खतरनाक टाइप का दलदली वाला भाग ही है वो। लेकिन जैसलमेर में बारिश सबसे कम होती है। अगर यूपी में बात कर लें, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है बारिश, तो आप जानते ही जाते हैं। और फिलहाल हम लोगों ने बात भी कर लिया। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। ये ध्यान दीजिएगा, चूँकि मैं चिन्ह बार बार इधर उधर भी मेरा लगता जाता है, तो ये ध्यान देंगे कि कौन सा पहले मैं किसको क्या बताते समय बताया था। तो जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है वो सब जानते हैं एकेडमिक में ही बताए जाने लगते हैं, 10th स्टैंडर्ड के आसपास ही, 9th हाई स्कूल में चीज़ें पता हो जाती हैं। फिलहाल आप एग्जैक्ट मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक तो ये आपका काम हो गया, और दूसरा, और मैं थोड़ा सा क्लू देना चाहूँ तो आप पूर्वी प्रदेशों में जा सकते हैं, है ना, और बंगाल के खाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में, वहाँ के कुछ राज्यों में। तो राज्य का भी नाम बता सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह भी बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे याद रहा तो मैं इसके बारे में कल इसका जवाब दूंगा, बिना लिखित प्रश्न है ना ये। आगे ये देखिए, आपके लिए लिखित प्रश्न मिल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार के लिए प्रधानमंत्री बने। आगे उधर कट गया है, तो कितनी बार के लिए बने वो ऑप्शन, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आप उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। नीट टाइप का लग रहा है, तो मुझे थोड़ी देर में यही नहीं समझ में आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। फिलहाल ये यहीं पे समाप्त होता है।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और कोई भी इसमें त्रुटि हुई हो, क्योंकि थोड़ी सी मैं झिलमिला रहा हूँ, तो आप माफ़ करिएगा और कमेंट करिएगा कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ें हो तो। और बाकी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने सही हुए वो कमेंट करके बताइए। और मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। नोटिफिकेशन मतलब जानकारी मिल सकेगी, घंटा दबा लीजिएगा, ज़रूरी वही है सबसे ज़्यादा। और लाइक करिएगा वीडियो को, या थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।